नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में दो बड़ी खबरें, दो अच्छी खबरें, पॉजिटिव न्यूज लेके आया हूं। दोस्तों, 8वें पे कमीशन का एक लेटेस्ट अपडेट सामने आया है। आखिर 8वें पे कमीशन में सरकार क्यों देरी कर रही है और इस देरी का जो वजह सामने आया है, अगर सही मायने में उस वजह को हम छानबीन करें तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसके दूरगामी जो परिणाम है वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जिस वजह से देरी हो रही है वो कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम लेके आ सकता है। 8वां पे कमीशन और ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। 8वां पे कमीशन ना सिर्फ पे पेंशन बल्कि बाकी जो सुविधाएं हैं उसमें भी बदलाव कर सकता है। 8वां पे कमीशन आने वाले समय में बहुत सारी बदलावों के साथ, बहुत सारे रिस्ट्रक्चरिंग के साथ एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। ऐसी खबरें, ऐसी जानकारियां 8वें पे कमीशन को लेकर के लेटेस्ट सामने आई हैं। इसके बारे में आगे समझाऊंगा आपको रिपोर्ट दिखा करके। साथ ही साथ दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने एक लेटर जारी किया है। जितने भी वेलफेयर स्कीम जो रुक गए थे केंद्र सैनिक बोर्ड के वेबसाइट के ना चलने की वजह से, उनका डेट एक्सटेंशन कर दिया गया है सभी स्कीम्स का। और डेट एक्सटेंशन कब तक किया गया है वो आगे मैं लेटर दिखा के समझाऊंगा। उसके साथ ही साथ कुछ हिदायतें भी जारी की गई हैं कि आपके क्लेम्स क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं, उनको भी ध्यान से समझिएगा। महत्वपूर्ण लेटर है। लेटर और 8वें पे कमीशन को लेकर जो जानकारी है दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों अच्छी खबरें हैं, दोनों पॉजिटिव खबरें हैं। तो चलिए दोस्तों, दोनों खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़े हुए भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सामने के आंकड़े अभी भी बताते हैं बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए वगैरह ही वीडियोस देख रहे हैं, तो उनके लिए मेरा स्पेशल आग्रह है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें फिर आगे वीडियोस कंटिन्यूअसली देखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों गुड न्यूज, रक्षा मंत्रालय ने जारी कर दिया आदेश, सभी कर पाएंगे अब वेलफेयर स्कीम के लिए आवेदन। लास्ट डेट चेंज कर दिया गया है, रिजेक्शन से बचने के कारण बताए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए सीधे सीधे रक्षा मंत्रालय ने जो लेटर जारी किया है उसको देखते हैं। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के केंद्र सैनिक बोर्ड द्वारा यह लेटर निकाला गया है जो कि बेहद महत्वपूर्ण लेटर है। आप सबको पता है केंद्र सैनिक बोर्ड का वेबसाइट पिछले 6-7 महीने बंद पड़ा रहा और उस समय में जितने भी वेलफेयर स्कीम्स में अप्लाई करना था, बहुत सारे जो लाभार्थी हैं वो अप्लाई नहीं कर पाए थे। तो उसके लिए अब सभी स्कीम्स में डेट एक्सटेंशन कर दिया गया है। जी हाँ, और साथ ही साथ जिन स्कीम्स में ऑब्जर्वेशन होता है, रिजेक्शन किस वजह से होता है, डॉक्यूमेंट में आपने क्या ध्यान रखना है, वो भी गाइडलाइन इस लेटर में जारी किए गए हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण लेटर है दोस्तों, लेटर को पूरा समझिएगा, देखिएगा। अब देखिए, चलिए अब यहां पर जैसे आप देख पा रहे हैं कई सारे जो विभाग हैं उनको ये लेटर एड्रेस किया गया है और कट ऑफ डेट जो है वो बढ़ा दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले पेन्यूरी ग्रांट, उसके बाद रिन्यूअल ऑफ पेन्यूरी ग्रांट, उसके लिए देखिए मार्च 2026 तक का डेट बढ़ा दिया गया है। आगे आप देखिए, और सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रांट है एजुकेशन ग्रांट, मैरिज ग्रांट, उसका आपको मैं समझाऊंगा। आप देखिए, ये मैरिज ग्रांट है, यानी कि बच्चियों की शादी पर जो 50,000 रुपए मिलते हैं उसका भी डेट एक्सटेंशन हो गया है। जिनका भी डेट 25 मार्च 2025 से 20 अक्टूबर 2025 के बीच में पड़ रहा था और उनका डेट निकल गया, यानी कि 180 दिन से ज्यादा हो चुका है, अब उनके लिए डेट का एक्सटेंशन हो गया है। और इसको अब वेबसाइट में 14 अक्टूबर 2025 से इसकी फैसिलिटी भी लागू कर दी गई है, यानी कि आप टाइम बार्ड जो एप्लीकेशन है वो कर पाएंगे वेबसाइट के अंदर, मैरिज ग्रांट के अंदर, जो कि 14 अक्टूबर को वेबसाइट में उसको अपडेट किया गया है। और डेट क्या एक्सटेंशन हुआ है देखिए दोस्तों, जिसका भी डेट ड्यू डेट 25 मार्च 2025 से 20 अक्टूबर 2025 तक पड़ रहा था, वो अब आगे अप्लाई कर पाएंगे 21 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के अंदर। जी हाँ, वो अप्लाई कर पाएंगे। और जिनकी शादी आगे आने वाली 31 मार्च 2026 या उसके आगे होगी, उसके बाद होगी, उनके लिए फिर से वही सेम नियम 180 दिन वाला लागू हो जाएगा। लेकिन 31 मार्च 2026 तक के लिए अब ये वेबसाइट में सुविधा लागू कर दी गई है। किसी का अगर डेट छूट गया था तो आप अब 21 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच में उसका अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी खबर है, बड़ी खबर है, खुशखबरी है। चलिए अब अगला पॉइंट, जो एजुकेशन ग्रांट होता है, जो कि एकेडमिक ईयर 2024-25 का हमने अप्लाई करना था लेकिन वेबसाइट बंद होने की वजह से नहीं कर पाए थे। देखिए, क्लास 1 से लेके ग्रेजुएशन तक के बच्चों को इस ग्रांट का फायदा मिलेगा। ग्रेजुएशन बीए, बीकॉम और बीएससी वालों के लिए है। तो ये अप्लाई अब हम कर पाएंगे 31 मार्च 2026 तक। बड़ी खबर है दोस्तों, खुशखबरी है। 31 मार्च 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट खुल चुका है, आप अभी से, आज से ही अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। ज्यादा देरी तक रुकने की जरूरत नहीं है।
जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड, केंद्र सैनिक बोर्ड, हर जगह पर उसका जो है रिकमेंडेशन और अप्रूवल होना है, इसलिए समय से आप अप्लाई कर दीजिए। हालांकि इसका लास्ट डेट 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं। और भी बाकी जो स्कीम्स हैं उनके डेट एक्सटेंशन हो गए हैं, आप यहां पर देख पा रहे हैं। आपका जो भी आपके लिए एलिजिबल स्कीम होगा उसका आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये लास्ट वाला कॉलम में जो है जो डेट एक्सटेंशन किया गया है उसके बारे में लिखा गया है। आप देखिए, ऑर्फेन ग्रांट, रिन्यूअल ऑफ ऑर्फेन ग्रांट, वोकेशनल ट्रेनिंग ग्रांट, मोबिलिटी इक्विपमेंट, इस तरीके से हर स्कीम का डेट एक्सटेंशन हो गया, ये देखिए आप देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ गाइडलाइन, महत्वपूर्ण गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं, जो कि एजुकेशन ग्रांट के भी गाइडलाइन है, और कुछ गाइडलाइन जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड को भी दिए गए हैं, आप यहां पर देख पा रहे हैं। अगले पेज में मैं आपको जो एजुकेशन ग्रांट है उसमें क्या क्या गलतियां होती हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें आपने ध्यान रखना है, उसके बारे में जो गाइडलाइन यहां पर दी गई है वो मैं आपको समझा देता हूं। यहां देखिए, एजुकेशन ग्रांट, मार्कशीट इन एजुकेशन ग्रांट अपलोडेड हैड अंडर मेंशन्ड इनकंसिस्टेंसीज, यानी कि दोस्तों मार्कशीट जो अपलोड करते हैं आप, रिपोर्ट कार्ड जो अपलोड करते हैं, उसमें कुछ गलतियां, कुछ विसंगतियां पाई गई हैं। पिछले जो भी 2022-23 में जिन्होंने स्कीम अप्लाई किया या 23-24 में जिन्होंने स्कीम अप्लाई किया, उनके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या विसंगतियां थी वो यहां पर एग्जांपल दिया गया है। सबसे पहले, नॉट साइंड बाय स्कूल अथॉरिटीज एंड नॉट बियरिंग देयर राउंड स्टैम्प्स और सील, यानी कि स्कूल अथॉरिटीज का सिग्नेचर उस मार्कशीट के अंदर होना जरूरी है, साथ ही राउंड स्टैम्प भी होना जरूरी है। अगला पॉइंट, नेम ऑफ वार्ड नॉट मैचिंग, बच्चे का नाम मार्कशीट में और सर्विस डॉक्यूमेंट में मैच नहीं कर रहा है, ये भी ऑब्जर्वेशन पाए गए हैं। मार्कशीट ऑफ एकेडमिक ईयर 2022-23 और प्रीवियस ईयर अपलोडेड, यानी कि आज के डेट में अगर बात करें तो आप अगर 2024-25 का अप्लाई कर रहे हैं तो मार्कशीट भी आपको उसी एकेडमिक ईयर का लगाना है, पुराना लगा करके अप्लाई नहीं करना है। अगला देखिए, मार्कशीट डज नॉट कैटेगोरिकली मेंशन चाइल्ड हैविंग पास्ड, ये महत्वपूर्ण है। मार्कशीट के अंदर कहीं भी बच्चा पास हो गया ये लाइन नहीं लिखा है, यानी कि मार्कशीट तो है, मार्क्स हैं, परसेंटेज है, लेकिन बच्चा पास हो गया वो भी लिखा हुआ होना चाहिए। कहीं ना कहीं मार्कशीट के किसी पोर्शन में बच्चा पास होकर के अगले क्लास में चला गया है या इस क्लास को बच्चा पास कर गया है, वो लिखा हुआ होना चाहिए, ये भी ऑब्जर्वेशन पाया गया। तो इन ऑब्जर्वेशन को जरूर आप अपने मार्कशीट में चेक करें, और नहीं है तो उनको इंप्लीमेंट करने के बाद ही उन डॉक्यूमेंट्स को लगा करके आपने अप्लाई करना है। साथ ही साथ और भी स्कीम्स के लिए भी यहाँ पर जो भी पॉइंट्स है वो यहाँ समझाए गए हैं, आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण लेटर है दोस्तों, इस लेटर के साथ आप पूरा ध्यान से एक बार अपना कट ऑफ डेट देख लीजिए, जो ऑब्जर्वेशन वाले पॉइंट है उसको देख लीजिए, समझ लीजिए और अपना अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। दोस्त, महत्वपूर्ण लेटर था जो हमारे वेलफेयर से जुड़ा हुआ था। अब डेट एक्सटेंशन हो गया है, आप भी देरी ना करें, समय पर सबमिशन कर दीजिए अपना एप्लीकेशन केंद्र सैनिक बोर्ड के वेबसाइट में। चलिए अब अगली जानकारी 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई बड़ी खबर, पता चल गया 8वें वेतन आयोग में देरी के कारण। जी हां दोस्तों, बड़े पैमाने पर बदलाव, नए विभाग आए 8CPC में ज्यादा फायदा और एरियर के साथ भुगतान। जी हां दोस्तों, जो खबरें सामने आई है, जो खबर सामने आई है उसमें जो कारण बताए गए हैं, भारत सरकार के ही एक अधिकारी का जो बयान है, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसके बेस पर ये जानकारियां सामने आ रही हैं, इसलिए ये जानकारी ऑथेंटिक लग रही है दोस्तों। और इस जानकारी की अगर हम बात करें, इस खबर की अगर हम बात करें, इस कारण की अगर हम बात करें कि 8वें पे कमीशन में क्यों देरी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दूरगामी इसके परिणाम अच्छे दिखाई दे रहे हैं। चलिए पूरा रिपोर्ट देखते हैं। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव खबर है। 8वें पे कमीशन में देरी क्यों हो रही है, उस देरी का क्या कारण है, और उस कारण को अगर समाधान किया जाए तो आगे आने वाले समय में किस तरीके से कर्मचारियों, पेंशनर्स को 8वें पे कमीशन में ज्यादा फायदा हो सकता है, उसको लेकर के एक रिपोर्ट सामने आया। आप देख पा रहे हैं 8वें वेतन आयोग में देरी का कारण सरकार के बड़े रिस्ट्रक्चरिंग की तैयारी। रिस्ट्रक्चरिंग होने वाला है दोस्तों, उलटफेर बदलफेर होने वाला है। अब देखिए इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली, अक्टूबर 2025 की खबर है, केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का जनवरी 2025 में घोषित 8वें वेतन आयोग का इंतजार बढ़ता जा रहा है। हालांकि कई महीने बीत जाने के बाद भी सरकार ने इस आयोग का गठन या इसके काम करने के दिशा निर्देश तय नहीं किए हैं। इस देरी ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि कब तक संशोधित वेतन आयोग और पेंशन मिल पाएगा। इंतजार क्यों है जरूरी? देखिए, वेतन आयोग इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्योंकि वे तय करते हैं कि मौजूदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि, पेंशन भोगियों के पेंशन में बढ़ोतरी, भत्ते और अन्य लाभ और दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षा।
आगे बताया गया है देरी क्यों है और इस देरी का कैसे पॉजिटिव समाधान निकल सकता है, कैसे इसका पॉजिटिव असर हो सकता है, वो भी बताया गया है। अतीत के रुझानों को देखें तो यह आयोग अपना काम पूरा करने में आमतौर पर 2 से 3 साल का समय लेते हैं। अगर 8वां वेतन आयोग जल्द ही गठित हो जाता है तो कर्मचारियों को नए वेतनमान शायद 2028 तक ही दिखाई दें। हालांकि उन्हें जनवरी 2026 से हुए लाभ की बैकडेटेड राशि मिल जाएगी, यानी कि एरियर का भुगतान हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। साथ ही साथ देखिए सरकार के पुनर्गठन से कनेक्शन, सरकार के पुनर्गठन से कैसे कनेक्शन है ये समझाया गया है। इस बीच देरी का एक महत्वपूर्ण कारण सामने आया है। सरकार के एक वरिष्ठ सलाहकार संजीव सान्याल ने हाल ही में खुलासा किया है कि सरकार अपनी संरचना को बेहतर ढंग से समझाने के लिए एक बड़ा मैपिंग अभ्यास कर रही है। संजीव सान्याल ने कहा, हम फिलहाल सरकार की मैपिंग का एक अभ्यास कर रहे हैं ताकि यह देख सकें कि विभिन्न एजेंसियां और अन्य निकाय कहां स्थित हैं, और एक बार जब साल के अंत तक पूरा हो जाएगा तो हमें भारत की केंद्र सरकार के परिदृश्य की बहुत अच्छी समझ हो जाएगी। देखिए सरल शब्दों में सरकारी गिनती और जांच कर रही है, सरकार गिनती और जांच कर रही है। और किन चीजों की कर रही है, देखिए उसके पास कितने विभाग हैं, प्रत्येक विभाग में कितने लोग काम करते हैं, कौन से विभाग पुराने पड़ गए हैं, कहां अधिक कर्मचारियों की जरूरत है, इन चीजों को जांच किया जा रहा है। सान्याल ने स्पष्ट किया, समस्या यह नहीं है कि हमारे पास बहुत अधिक सरकारी कर्मचारी हैं, असली मुद्दा यह है कि हमारे पास पुराने ढर्रे के विभागों में बहुत से लोग हैं और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण नए क्षेत्रों में पर्याप्त लोग नहीं है। इसका मतलब फेरबदल होने वाला है, बड़े उलटफेर होने वाले हैं। वेतन आयोग के लिए इसका क्या मतलब है? अब आया 8वें वेतन आयोग में इसका संपर्क क्या है? सरकार जो उलटफेर कर रही है, रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है, उसका क्या आयोग में फर्क पड़ेगा उसको समझाया गया। देखिए विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार शायद इस क्रम का पालन कर रही है। पहले सरकार की मैपिंग पूरी करे दिसंबर 2025 तक, फिर विभागों का पुनर्गठन करे, कुछ को मिलाएं, कुछ को बंद करें, नए बनाएं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, विभागों का पुनर्गठन। अगला, अंत में इस पुनर्गठित सरकार के लिए नए वेतनमान तय करे। यह बहुत बड़ा स्ट्रक्चरिंग, रिस्ट्रक्चरिंग की ओर इशारा पड़ रहा है दोस्तों। यह दृष्टिकोण इसलिए समझदारी भरा है क्योंकि उन विभागों के लिए नए वेतन ढांचे को रिवाइज करना बेकार होगा जिन्हें जल्दी ही विलय कर दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। यह 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के प्रस्तावित अध्यादेश यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस और तदनुसार सीपीसी के गठन के लिए प्रभावी रहेगा। सुधार के पीछे उदाहरण, अब एग्जाम्पल देकर के 8वें पे कमीशन के बारे में समझाया गया है कि इस सुधार से किस तरीके से फायदा हो पाएगा, ये सारी चीजें बताई गई हैं और पिछले सुधारों का भी एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए सरकार ने पहले ही दिखा दिया है कि वह सुधारों के प्रति गंभीर है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, ड्रोन विनियम को 77 अनुमतियों से घटा करके केवल 7 कर दिया गया है, यानी कि आसान कर दिया गया है। मैपिंग नियम बदले गए ताकि गूगल मैप्स जैसी सेवाओं की अनुमति मिल सके। कई पुराने संगठनों को बंद या विलय किया गया है, यह महत्वपूर्ण है। और देखिए दोस्तों, हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे और भी बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं। पहले हम डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड कराने के लिए गैजेटेड ऑफिसर के पास जाते थे, अभी सेल्फ अटेस्टेड वाला डॉक्यूमेंट चलता है। तो इस तरीके से बहुत सारे बदलाव हुए हैं, उन्हीं बदलावों का इशारा दिया जा रहा है। और आगे 8वें पे कमीशन में इसका क्या असर है, देखिए आगे क्या। जबकि सरकारी कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, माना जा रहा है कि मैपिंग अभ्यास दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद वेतन आयोग के मोर्चे पर कुछ हलचल देखने को मिल रही है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अधिदेश यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस सरकार द्वारा तैयार किया जा सकता है, यानी कि नए ब्रांचों के साथ नए विभागों को लेकर के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तैयार करने की बात हो रही है। नया वेतन ढांचा फिर एक अधिक आधुनिक कुशल सरकार के लिए डिजाइन किया जाएगा जो देश की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सके। देखिए यह देरी शायद निराशाजनक है, लेकिन लंबे समय में इससे एक बेहतर संगठित सरकार और अधिक न्याय संगत वेतन प्रणाली बन सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो रिस्ट्रक्चरिंग, ये जो बदलाव बताया गया है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट्स लेके आ सकता है। इस तरीके से इस रिपोर्ट में बताया गया है दोस्तों। 8वें पे कमीशन की देरी को लेकर के, उसमें हो रही देरी के कारण क्या हो सकते हैं, उसका असर क्या हो सकता है, उसको लेकर के जो ये रिपोर्ट निकला था, ये बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट है दोस्तों। 8वें पे कमीशन को लेकर के ये लेटेस्ट अपडेट था।
जो कहीं ना कहीं पे कमीशन देरी होने की तो संभावनाएं दिखाता है, लेकिन साथ ही साथ पे कमीशन में विसंगतियां कम रहने की, पे कमीशन अच्छा खासा फायदे के साथ आने की भी और इशारा करता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं दो जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।